आए दिन इस्लामपुर में देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जनता के बीच एकदम क्रूरता के साथ पेश आ रही है। इस्लामपुर के प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे सवाल करेंगे विधायक जी जाकर? कोविल के एक तिहाड़ी मजदूर थे, उनका कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए पुलिस उसको किस तरीके से पीटी है और उसके बावजूद भी उस पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 10,000 रुपया भी लिया गया ऊपर से उस तिहाड़ी मजदूर से। सारे पुलिसकर्मी लोग मिल करके उसको थाना में मारने का काम किया, जो बिल्कुल ही गलत है। ये काम बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता है। इस्लामपुर का भलाई इस्लामपुर के सरजमीन पर रह करके स्वर्गीय कृष्णवल्लभ जी के रास्ते पर चल करके ही किया जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं जब विधायक बना तो हमने हमेशा, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो या किसी पदाधिकारी हो, कोई भी विभाग के, सबके गलत कामों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाने का काम किया। हमने तो शुरू में ही कहा कि बिहार के अंदर अफसरशाही, पुलिस तंत्र हावी। बिहार में यदि कानून का राज स्थापित करना है तो एक ही विकल्प है, बिहार में सत्ता परिवर्तन। और सत्ता परिवर्तन का नाम है तेजस्वी यादव। तो कहते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों के नेता हैं। नीतीश कुमार जी ने तो लालू जी के साथ ही भीतरघात 1994 में ही कर दिए। कोई भी राजनेता, बिहार के अंदर कोई भी राजनेता यदि है तो वो लालू जी के बनाए हुए राजनीति के आधार पर ही राजनीति कर रहा है। लेकिन पिता के साथ साथ वो हमारे राजनीतिक गुरु भी थे, हमने राजनीति उन्हीं से सीखा। तो इस्लामपुर तो उनके संघर्ष और कर्म भूमि रहा। उन्होंने जीवन पर्यंत लाल झंडा उठा करके कहा करते थे वो कि मैं लाल झंडा में ही पैदा हुआ हूँ, लाल झंडा में मरेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में और इस्लामपुर के पूर्व विधायक कृष्णवल्लभ प्रसाद यादव का 24वीं पुण्यतिथि थी और उसमें लालू यादव आकर के शिरकत की और उनको नमन किए। बगल में इस्लामपुर के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन, जो कि कृष्णवल्लभ यादव के पुत्र हैं और मौजूदा विधायक हैं। पीछे में तमाम जनता है जो कि इस्लामपुर के ही रहने वाले हैं और कृष्णवल्लभ प्रसाद यादव को बहुत करीबी से जानते हैं, बहुत करीबी से देखे हैं। पुत्र हैं जो कि उन्हीं से राजनीति सीखे हैं और आज पूरे इस्लामपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राकेश कुमार रोशन जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। पिताजी का पुण्यतिथि है, 24वीं पुण्यतिथि है और लालू यादव भी आए थे। पिताजी को कैसे याद करते हैं राकेश जी? देखिए, हमारे तो पूजनीय पिताजी थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक जन नेता भी थे और इस्लामपुर ही नहीं, पूरे नालंदा ज़िला में उन्होंने तमाम जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। और जो नालंदा के बारे में दंत कथा था कि यहाँ एक ही जाति विशेष के लोग राजनीति कर सकते हैं, उसका उन लोगों ने बखूबी अपने ज़माने में जवाब देने का काम किया था। और उन सबों के प्रयास से नालंदा में राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ था और राजनीतिक परिवर्तन के साथ नालंदा का राजनीतिक इतिहास भी बदला था। जहाँ तक इस्लामपुर की बात है तो इस्लामपुर तो उनके संघर्ष और कर्म भूमि रहा। उन्होंने जीवन पर्यंत लाल झंडा उठा करके कहा करते थे वो कि मैं लाल झंडा में ही पैदा हुआ हूँ, लाल झंडा में मरेंगे। आज के राजनीतिक दौर में कोई राजनेता यदि अपने वचन को निभाता हो तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए मानी जाएगी। और इस वचन को उन्होंने निभाने का काम किया। लाल झंडा में ही पैदा हुए और लाल झंडा ही उनका कफन हुआ। बहुत सारे उनके सामने कठिनाइयाँ भी आई, प्रलोभन भी दिया गया बहुत तरह का, लेकिन उन्होंने वसूल से समझौता नहीं किया। और हमेशा इस्लामपुर में भी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बेजुबानों का जुबान बन करके उन्होंने काम किया। जहाँ कहीं भी गरीब पर कोई हमला होता था या उसके राजनीतिक आधार छीने जाते थे, उसके अधिकार छीने जाते थे, वे स्वतः स्फूर्त स्वयं वहाँ पर पहुँच करके उन लोगों का रक्षक का काम करते थे। और यही कारण है कि इस्लामपुर जैसे जगह में जब वो विधायक बने थे तो लोग कोई सोच नहीं सकता था
कि इस्लामपुर में भी कोई दूसरे जाति का विधायक हो सकता है, लेकिन उन्होंने तमाम जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय को एक साथ इकट्ठा करके राजनीतिक ज़मीन बनाया इस्लामपुर में, और उसी राजनीतिक ज़मीन के वजह से वो चुनाव जीत करके यहाँ से सबके मदद से जाते थे। उनके मरने के बाद इस्लामपुर में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। 2001 में उनका निधन हुआ और 2001 के बाद 20 बरस तक इस्लामपुर में कोई भी व्यक्ति हम लोगों के साथ चलने वाला उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सका, और हम लोग लगातार उपेक्षा का भी शिकार बनते रहे। लेकिन हमारे साथियों ने संघर्ष को कभी छोड़ा नहीं, और सब मिल कर के जब हम लोगों ने संघर्ष जारी रखा तो 2020 में इस्लामपुर के अंदर एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, और सबके सहयोग से हुआ, और ये परिवर्तन के रूप में हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारा कहना है कि हम लोग आज भी जो राजनीति करते हैं इस्लामपुर में, स्वर्गीय किसवल्लभ बाबू के पदचिन्ह पर ही चल करके इस्लामपुर की राजनीति में हम लोग सफल हो सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प हम लोग के पास नहीं है। इसलिए उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से और अपने परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। उनकी कमी कितना खलती है विधायक जी? जैसे कि बोल रहे हैं कि जन नेता थे, लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे, आज वो नहीं हैं। उनकी कमी कितना खलती है राकेश कुमार रोशन को, पूरे इस्लामपुर को? देखिए, वो तो हमारे पिता थे। पिता और पुत्र का जो संबंध होता है, हमेशा बाप की कमी बेटा को खलता है। लेकिन पिता के साथ साथ वो हमारे राजनीतिक गुरु भी थे। हमने राजनीति उन्हीं से सीखा, और बखूबी हमको उन्होंने इस्लामपुर के जन जन से अवगत कराया और बताया कि इस्लामपुर को किस तरह से साधा जा सकता है। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो कुछ दिनों तक तो हमको खुद लगता था, क्योंकि उन्हीं के सहारे हम लोग राजनीति में थे। उनके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत अकबकाहट की स्थिति थी। फिर चूँकि जीवन है तो मृत्यु भी सत्य है, इसलिए अब उन बातों पर ज़्यादा ना सोच करके हम लोगों ने सीधा फिर अपना रास्ता बनाया। उनको आधार मान करके हम लोगों ने अपना काम किया, और काम के आधार पर इस्लामपुर में हम लोगों को राजनीतिक सफलता मिला। लालू यादव जी भी आए थे, लालू यादव भी उनको याद कर रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत अच्छे नेता थे, कभी किसी के आगे झुके नहीं, हम भी नहीं झुकेंगे। आने वाले समय में इस्लामपुर में और क्या क्या करने वाले हैं राकेश कुमार रोशन? देखिए, लालू यादव एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है। जब बिहार के अंदर 1990 में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, और लालू जी ने गैर कांग्रेसवाद का झंडा उठा करके हमेशा संघर्ष करने का काम किया। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी थे लालू यादव, और जब वो सत्ता में आए तो बिहार के खास करके जो सामंती वर्ग के लोग थे, उनके दिल में लालू प्रसाद पच नहीं रहे थे। कारण ये था कि लालू जी एक गरीब परिवार से आए थे, और उन्होंने गरीबी को देखा था, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को देखा था। इसलिए निश्चित रूप में उनके मन में ये अभिलाषा था कि हमको जो मौका मिला है, उस मौके का उपयोग करके जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको हम समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। और उन्होंने सरकार बनते ही बिहार के अंदर मंडल कमीशन को लागू करवाया, और लागू करके पिछड़ों को जो राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए था, लालू यादव ने राजनीतिक अधिकार दिया। दूसरी बात है कि लालू जी ना सिर्फ राजनीतिक अधिकार दिए, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आज जो गरीबों के बीच है, जो एक ताकत है, एक साहस है, वो उसका घोर अभाव था। आप देखते थे कार्यालयों में एक संस्कृति थी कि सरकारी पदाधिकारी के सामने लोग अपना वाजिब काम के लिए भी गरीब गुरबा नहीं जाता था,
लेकिन लालू जी का जब राज बना तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी पदाधिकारी जो हैं जनता के सेवक हैं और लोकतंत्र में जनता के मालिक तुम हो, इसीलिए तुम अपने वाजिब काम के लिए जाओ पदाधिकारी के पास और तुम्हारा इज्जत करना उसका फ़र्ज है। उन्होंने पदाधिकारियों को भी चेताया और सिखाया कि जनता के साथ बदसलूकी करोगे तो हम तुम्हारा हिसाब करेंगे। और उनके प्रयास से जो भय उत्पन्न हुआ अफसरों के बीच में और अफसरशाही ख़त्म हुआ और गरीब गुरबा भी ये समझने लगा कि हमारा क्या हक है, क्या अधिकार है, हम क्या चाहते हैं और हमारे ऊपर किस तरह का हमला हो रहा, तो इसको लोगों के दिमाग से ये बात हटाने का काम किए लालू जी और बिहार के अंदर गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को ताकत देने का काम किए। आज कोई भी राजनेता बिहार के अंदर कोई भी राजनेता यदि है तो वो लालू जी के बनाए हुए राजनीति के आधार पर ही राजनीति कर रहा है, दूसरा को उसके सामने प्लेटफॉर्म नहीं है। आज नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों के नेता हैं, नीतीश कुमार जी ने तो लालू जी के साथ ही भीतरघात 1994 में ही कर दिए थे और उसके बाद से लगातार उन्होंने अपने कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष किया और कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने गरीबों की ताकत को तिलांजलि दे दिया। आज जिसके साथ वो खड़ा है, आपको पता है कि आज हम लोगों के देश के अंदर जातीय गणना की मांग लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था और लालू प्रसाद यादव जी के संघर्ष के बदौलत ही बिहार में जब हम लोग महागठबंधन के लोग जब नीतीश कुमार को बीजेपी के लोगों ने लतियाने का काम किया था तो हम लोग उनके गठबंधन में जाकर के सरकार बचाए और सरकार बचाने के बाद हम लोगों के दबाव में बिहार में जातीय गणना हुआ। जातीय गणना का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और वही मुख्यमंत्री जी सदन में, विधानसभा में कहे थे कि जातीय गणना जो हुआ है इसका रिपोर्ट के आधार पर देश के अंदर हम आरक्षण की सीमा को बिहार में 15% बढ़ाएंगे। 75% आरक्षण बढ़ाने का बात हुआ। 2 लाख ऐसा परिवार था जिसको प्रति महीना 6,000 रुपया से भी कम आमदनी था, उसको 1-1 लाख रुपया कहा गया सरकार के द्वारा कि हम इसको पारितोषिक के रूप में देंगे, अपना रोजगार, धंधा, उद्योग खड़ा करें इसके नाम पे। लेकिन आज कितने लोगों को बिहार में मिला पैसा? बिहार के अंदर तो आज वैसे 2 लाख परिवार को पैसा नहीं मिला। और जब हम लोग गठबंधन की सरकार से के लोग जब इस सरकार से अलग हुए तो तुरंत भाजपा के लोग हाई कोर्ट में जाकर के बढ़े हुए आरक्षण को निरस्त करा दिया और निरस्त कराने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। यदि नीतीश कुमार को गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति दर्द होता तो 15% जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में, नीतीश जी की ही सरकार थी दिल्ली में भाजपा का, उसको साथ उनको सरकार चल रही है डबल इंजन का, तो उनको जाकर के 9वीं अनुसूची में बढ़े हुए आरक्षण को शामिल कराना चाहिए था। आज यदि आरक्षण नहीं मिल रहा है गरीबों को, दलितों को, तो इसके पीछे सबसे बड़े कारण नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए है कि ये 15% आरक्षण को हम लोगों ने कहा जो बढ़ा है संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। 9वीं अनुसूची में संविधान का 9वीं अनुसूची कहता है कि जो विषय 9वीं अनुसूची में शामिल होगा उसको कहीं से न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर वो विषय नहीं आएगा। तो जो विषय यदि 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता तो आज न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर ये नहीं आता और आज जो हमारे भाई बहन को 15% आरक्षण मिला उस पर कुंडली मार करके ये लोग नहीं बैठते। इसलिए हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, क्या नीतीश कुमार जी, आप गरीबों के प्रति आंसू बहाते हो? आप कहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों की आवाज़ हैं, 15% आरक्षण हमारा मारा जा रहा है। कहाँ है आप खड़ा? आप जहाँ खड़ा हैं वो आरक्षण विरोधी है, वो हम लोगों को आरक्षण नहीं दे सकता। यही हालत है रामविलास पासवान जी के बेटा का। गरीब वर्ग में पैदा हुए और गरीबों की राजनीति करने के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने भी तिलांजलि दे दिया और बीजेपी के साथ बैठ गए। यदि लालू यादव भी चाहते कि हम कुर्सी पर ही रहे तो बिहार में
आज भी तेजस्वी की सरकार होती, सिर्फ यही काम करना था कि लालू यादव भाजपा से हाथ मिला लेते। लेकिन लालू जी ने कहा कि हम टूटना पसंद करते हैं लेकिन झुकना पसंद नहीं करते हैं, और यही कारण है कि आज बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं हैं। नहीं तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाते, हम लोग बीजेपी के साथ चले जाते। लेकिन हमारा मकसद सत्ता में रहना नहीं है, हमारा मकसद है नीतियों में, सिद्धांतों में विश्वास करना। इसीलिए लालू जी ने कहा कि कृष्णवल्लभ बाबू कभी किसी के सामने नहीं झुके, उसी तरह से लालू प्रसाद भी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। विधायक जी, एक सवाल होगा, जैसे कि आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि हमारे पिताजी दबे कुचले लोगों का आवाज़ बनते थे, जब भी उनके ऊपर मुसीबत आता था हमेशा उनके साथ खड़ी होते थे, अधिकारी उनको परेशान करता था तो उनके साथ खड़ी होते थे। आए दिन इस्लामपुर में देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जनता के बीच एकदम क्रूरता के साथ पेश आ रही है। इस्लामपुर के प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे सवाल करेंगे विधायक जी जा करके? देखिए, मैं जब विधायक बना तो हमने हमेशा, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो या किसी पदाधिकारी हो, कोई भी विभाग के, सबके गलत कामों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाने का काम किया। अभी आपको याद होगा, आप भी उसके साक्षी हैं, इस्लामपुर में जो पिछला थाना अध्यक्ष था, एक सांख्यिकी पदाधिकारी के चक्कर में हमारे साथियों पर झूठा मुकदमा करवाने का काम किया और कहा कि हम उसको गिरफ्तार करवाएंगे, और ये थाना अध्यक्ष कानून की सारी मर्यादा को तोड़ करके रात में हमारा समर्थक बबलू यादव, जो पंचायत समिति की उसकी पत्नी सदस्य है, उसके घर पे जा कर के इसने गाली गलौज किया और उसको चेताने का काम किया। हम लोगों ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो धारा में प्राथमिकी हुआ है उस धारा में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी से पहले आपको सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस करना होगा, और नोटिस के बाद ही आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। जब हम लोग लड़ाई शुरू किए तो यहाँ के कुछ राजनीति करने वाले लोग उसी थानेदार को, जो कानून को तोड़ रहा था, उसको पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने संघर्ष किया, वो थाना अध्यक्ष भी इस्लामपुर से गया और जेएसएस भी गया। अच्छा, जेएसएस का भी बदली हुआ, वो भी सस्पेंड हुआ। तो न्याय के साथ चलना हमारा काम है। हम अन्याय के साथ कभी न खड़ा रहे हैं, और न मेरा चरित्र रहा है, न मैं भू माफिया हूँ, न मैं किसी पुलिस का दलाल हूँ, न कोर्ट का दलाल हूँ, न कचहरी का दलाल हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। इसके पहले वकालत करते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए, आज विधायक बने तो सरकारी संसाधन का इस्तेमाल विकास के लिए करते हैं। यदि कोई मेरे चरित्र पर अंगुली उठाएगा तो हम उसको आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देना चाहते हैं कि हर तरह का बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ, और कोई साबित करेगा कि यदि मैं गलत रास्ते पर हूँ तो मैं सार्वजनिक जीवन से भी त्याग देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस्लामपुर के अंदर एक नई राजनीतिक सोच जो कुछ लोगों ने पैदा किया है, वो उससे कभी इस्लामपुर का भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। इस्लामपुर का भलाई इस्लामपुर के सरजमीन पर रह करके स्वर्गीय कृष्णवल्लभ जी के रास्ते पर चल करके ही किया जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये 20 वर्षों में प्रमाणित हो गया है। हाँ, आपके जैसा कि बता रहे थे कि मेरे समर्थकों पे पुलिस अत्याचार कर रही थी, झूठा मुकदमा की हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल ही 2-3 दिन पहले की खबर है, कल अखबार में प्रकाशित हुई है कि कोविल के एक तिहाड़ी मजदूर थे, उनका कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए पुलिस उसको किस तरीके से पीटी है, और उसके बावजूद भी उस पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 10,000 रुपया भी लिया गया ऊपर से उस तिहाड़ी मजदूर से। दरोगा सस्पेंड हुआ है। दरोगा सस्पेंड हुआ। सर, क्या उनको और इंसाफ मिलेगा? बोल रहे थे जिस समय पीटा जा रहा था उस समय पूरा थाना का, मतलब कि जितने भी कर्मचारी था सब मुखदर्शक बन करके देख रहा था। देखिए, यदि जो एग्रीव्ड हैं, पीड़ित हैं, वो एफआईआर करते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, तब न किसी पर कोई कार्रवाई होगा। जो प्रशासनिक आधार पर कार्रवाई होना था, एसपी के यहाँ शिकायत गया, एसपी ने जांच कराया, दरोगा दोषी पाया गया, दरोगा निलंबित हो गया। अब यदि जो कोई एग्रीव्ड पार्टी है, he should have to lodge the FIR against any police official, whether he had
his duty is to file FIR before the police station or file complaint before the court. Court will take action against him, police will take action against him. तो जब तक कोई परिवाद दायर नहीं कीजिएगा तो कैसे आप किसी पर कार्रवाई होगा। हम उनके साथ हैं, जो भी पीड़ित हैं, जिनके साथ भी मारपीट हुआ है, हमारे पास आएंगे, हम उनके इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाना होगा ना। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है सर कि पुलिस इतना क्रूर रवैया कैसे अपना सकती है, मतलब कि क्या इसका वजह क्या है, इंटरनली वजह क्या? हमने तो शुरू में ही कहा कि बिहार के अंदर अफसर साहिब पुलिस तंत्र हावी है, और बिहार के अंदर जो ये 15 साल का लोग जुमला पढ़ा के हम लोग को बताते हैं, आप 2005 से 2025 का जो NCB का डाटा है, आप उसको आप उठा करके देखिए कि बिहार में क्राइम की क्या हालत है। बिहार में जिस समय अंतिम सरकार राबड़ी देवी जी की थी 2005 मार्च में, और 20 वर्ष में कितना अपराध बढ़ा, 126 गुना अपराध बढ़ा है। ये डाटा है सबका सब, तो आपके सामने उपलब्ध है, नेट का ज़माना, आप खोल के देख लीजिए। तो हम लोग तो इस पुलिस जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस का गुंडागर्दी, आपको याद होगा विधानसभा में हम विधायकों पर पुलिस ने लाठी चलाया अंदर घुस करके। तो लोकतंत्र का तो मजाक बनाया हुआ है लोगों ने, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ये नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार बने हुए हैं, इनको तो कुछ अब इनका सेंस भी काम नहीं करता। अब इनकी स्थिति है गांधी जी के श्रद्धांजलि सभा में ताली बजा देते हैं। तो ऐसे थका लाचार व्यक्ति से अब बिहार नहीं चलेगा। बिहार में यदि कानून का राज स्थापित करना है तो एक ही विकल्प है, बिहार में सत्ता परिवर्तन। और सत्ता परिवर्तन का नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक युवा सोच वाला व्यक्ति, जो मात्र 35 वर्ष का उम्र का व्यक्ति है, जिसने अपने मौका मिलने पर अपने टैलेंट को साबित किया। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। जब पिछले चुनाव में भी आप कवरेज कर रहे थे, तेजस्वी जी जब भाषण देने आते थे तो वो कहते थे कि हम बिहार में हमारा लक्ष्य है 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना। और जब ये बात बोलते थे वो, तो यही माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा पैसा। और जब हम लोग गए उनके साथ तो उसी मुख्यमंत्री के कलम से 4,60,000 लोगों को नौकरी दिया गया। पहले 3 साल कहाँ थे, आज मुख्यमंत्री जी चमका रहे हैं सरकार के पैसा से, सगरो होर्डिंग लगा के पंचायत में कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। तो पहले कहाँ थे नीतीश जी भाई? इसके पहले, हम लोग के जाने के पहले भी तो उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन इतना दिन में कितना लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। लेकिन हमारा ये जज्बा, हमारा ये सोच था कि हमको नौकरी देना, और हम इसी नीति के साथ हम गए थे। जब भाजपा वाला उनको लतियाने का काम किया और हम लोग गठबंधन में रहे तो बिहार में रोजगार बांटा तेजस्वी यादव ने। तो अपना कॉम्पिटेंसी उन्होंने बिहार के अंदर दिखाने का काम किया है। और आज भी बिहार के अंदर कोई यदि सोच रखता है बिहार के विकास का, बिहार से अपराध के मुक्ति का, बिहार में कानून राज का, बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, उसके विरोध करने का, तो वह एक व्यक्ति है तेजस्वी यादव, जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। और जनता से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बनाइए, और वही सत्ता परिवर्तन के नायक हो सकते। आखिरी सवाल होगा सर, इस्लामपुर के प्रशासन को और अपने मतलब कि विधानसभा क्षेत्र के प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, जनता के प्रति कैसा रवैया अपनाए? देखिए, हम तो शुरू से इस बात के पक्षधर हैं कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए। कानून का राज का मतलब क्या है? सारा CRPC और IPC और पुलिस मैनुअल, सब में सबका राइट एंड ड्यूटी डिफाइन है कि क्या सरकारी पदाधिकारी का काम है, क्या न्यायालय का काम है, क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है, क्या एक जनरल पब्लिक का हक अधिकार है। सारा चीज़ उसमें निहित है। और ये लोग ट्रेनिंग करके आते हैं CRPC का, IPC का, लेकिन उसके बाद देखिए है क्या, अभी भी जो खास करके पुलिस में एक मानसिकता है कि पुलिस रौब, पुलिसिया कानून हावी रहे, इसके लिए सारे पुलिस के बल एकजुट हो जाते हैं। जब उन पर संकट होता है, मारपीट कैसे हुआ, आप आधी बात तो कह रहे हैं, आधी बात कह नहीं रहे हैं। नौरंगा में
एक चौकीदार के साथ मारपीट होता है और मारपीट करने वाला दोषी है, 100% दोषी है। वो आदमी अभी बाहर घूम रहा है, उसको अंदर पुलिस नहीं किया, और जो निर्दोष आदमी है सबको अंदर कर दिया। हम लोग गए थाना में, बताया भी, 2-4 आदमी को छोड़ा भी उसमें, हम लोग के कहने पर 4-5 आदमी को छोड़ा भी। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है, एक व्यक्ति मान लिया आप गलती करते हो तो क्या पूरा सरथुआ सराय के आम जनता के घर घर में घुस करके प्रशासन लाठी चलावे, खाना पे अनाज पे लाठी चला, गाली दे, औरतों को बेइज्जत करे? तो ये तो बिल्कुल गलत काम है। हमने इस बात को एसपी से भी कहा, दरोगा जी से भी कहा वहाँ पे जाके, और सबके साथ हम खड़ा थे वहाँ पर। तो उसी में ये पुलिस वाले लोग गए थे और वहाँ से लौट रहा था, तो इनको तो लगा कि भाई हमारा वर्दी पर हमला हो गया। तो अपना वर्दी पर हमला हुआ तो इनको बहुत तकलीफ हुआ। और जनता पर डेली हमला कर रहा अपराधी, तो पुलिस कुछ कर नहीं रही है, मौन है। और अपराधी को संरक्षण भी मिल जाता है, कानून से भी मिल रहा है, पुलिस से भी मिल रहा है। लेकिन पुलिस पर हो गया भाई जुल्म, तो ये लोग कहते हैं कि बड़ा गलत हुआ। उसी खीस में आकर के सारे पुलिसकर्मी लोग मिल करके उसको थाना में मारने का काम किया, जो बिल्कुल ही गलत है। ये काम बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता है। हम लोग खास करके न्याय प्रिय व्यक्ति हैं और हम खुद कानून को जानते हैं। हम भी MA LLB पास हैं, पेशा से वकील हैं। तो हमारे जैसा व्यक्ति कभी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग जिस तरह से पिछले दफ़ा संघर्ष पर उतरे, फिर संघर्ष आंदोलन पर उतरेंगे। हम लोग के सामने तो और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। फिर इस्लामपुर में आंदोलन संघर्ष करेंगे, लेकिन गलत करने वाला को तो हम लोग साथ नहीं देंगे। गलत के साथ हम लोग नहीं हैं। हम लोग जो सही व्यक्ति है उसको मदद करने के लिए भी तैयार हैं, उसके साथ मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलत के साथ हम लोग नहीं। चलिए, क्षेत्र के विधायक राकेश कुमार रोशन है जो कि बता रहे हैं कि जनता के ऊपर जब भी कोई संकट आएगी हमेशा उसके साथ रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। कृष्णवल्लभ यादव का पुण्यतिथि था, उनके पुण्यतिथि के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।